दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को लिखा है हमारे समय के महत्वपूर्ण कहानीकार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने। कहानी का नाम है टूर होते वक्त में। तो आइए सुनते हैं कहानी। परदेशी जिस आर्यवर्त की जमीनी संतान थे, वहीं उनका जवान बेटा जितेंद्र परदेशी बनने के चाहत में देशी को तिलांजलि देना चाहता था। कुछ को दे भी चुका था, मसलन दारू से लेकर मोबाइल तक, खेतीबाड़ी से लेकर बाजार तक। उसे अपना जीवन बाजारू सपनों सा सजाना था, अपने तौर तरीकों से गुजारना था। इसके लिए वह सिर्फ अनुरोध नहीं करना चाहता, छीना झपटी करना जानता था। बाहर वालों से ही नहीं, माई बाबूजी से भी। उसे मारपीट पर उतर आने में परहेज नहीं था। उसके दोस्त प्रताप ठाकुर का उसे बदमाश बनाने में योगदान था। दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा के मूर्ति विसर्जन में सड़क पर हाकी डंडा थामे, माथे पर अबीर मले, अंग्रेजी दारू पर झूमता जितेंद्र खतरनाक लगता था। अभी वह छोटा था, कुंवारा भी, तभी वह प्रताप सिंह के काम का था, अपने अनपढ़ बाबूजी की तुलना में कहीं ज्यादा। जितेंद्र का परदेशी से 36 का आंकड़ा था। बेहाल होती खेती किसानी देख वह बेहाल नहीं होता, जैसे वह माई बाबूजी के नाम लिखा हो। गांव में ट्रैक्टर आने के बाद जानवरों के नाम पर गाय भैंसें बची थी। उसकी छोटी सींग वाली भैंस का छाटी पानी माई राजमती या बहन मुनिया के जिम्मे था। माई के कहने पर कभी कभार जितेंद्र चारा कल चला देता, पर चारे को उठाकर नांद में डालना पाप समझता, जैसे नांद की गंध नथनों में समाती हो। ए मुनिया, चारा डाल, जोर से चिल्लाता जितेंद्र। छोटी बहन मुनिया चौके से भागकर बाहर आती, खैंची में चारे को भरती, फिर भाई को घूरते हुए आगे बढ़ जाती। गोबर, नांद और घारी की सफाई, भैंस को नांद से घारी और घारी से नांद पर बांधने का काम भी मुनिया के जिम्मे था। जितेंद्र ने कभी सिर पर टोकरी नहीं उठाई थी, गड्ढे से गोबर खाद को उठाकर खेत में नहीं डाला था। पर साल कुदाल लेकर गड्ढे में उतरा तो बाप बेटे में लड़ाई की नौबत आ गई। वह बेपरवाही से टोकरी में खाद भरता, फिर माई और बहन के सिर पर उठा देता। जेठ में गन्ने की गुड़ाई करने गया तो भी बाप से बकझक हो गई। उसको परदेशी ने समझाया था, पैरों में पुराना पायजामा पहन लो, इससे गन्ने की पत्तियों का चीरा नहीं लगेगा। पर जितेंद्र को वह सूझा नहीं। कुछ देर बाद पैर छनछनाने लगे तो कुदाल लेकर घर लौट आया। आषाढ़ में धान की रोपनी का लेव लगाते समय भी बाप बेटे में तकरार हुई थी। परदेशी चाहते थे कि जितेंद्र बिया उखाड़ने में मदद करे। एक साथ रोपाई शुरू हो जाने से मजदूरों का अकाल पड़ गया था, पर जितेंद्र मेड़ पर बैठा मोबाइल से गाना सुनता रहा। परदेशी ने ब्लैक में डीएपी और यूरिया खरीद कर धान रोपा, मगर समय पर पानी न बरसने से संकट गहरा गया। बोरिंग और ट्यूबवेल से थोड़ी बहुत सिंचाई हुई, मगर पर्याप्त नहीं। एक दिन भी जितेंद्र पानी लगाने खेतों में नहीं गया। परदेशी ने सुखार देख स्वर्ण सिंह की हवेली के सामने स्थित अपने गोयड़े के खेत में हाइब्रिड गोभी लगा दी। सोचा गोभी तो साथ देगी ही। गोबर की खाद तो अपनी थी, मगर डीएपी और यूरिया में 400-500 लग गए। छेद करने वाले कीड़े लगे तो दवा के छिड़काव में 350 घुल गए। उसके बावजूद हाइब्रिड गोभी में फूल का ठिकाना न था। यह देख परिवार पालने की चिंता कपार को तपाती रही। परदेशी चाहते थे कि ऐसे समय में बड़ा बेटा होने के नाते जितेंद्र उनकी चिंताओं को बांटे, खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाए। अभी से जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा। बड़ी होती बहन की शादी का खर्च अभी से जोड़ना था, मगर जितेंद्र को बाबूजी के प्रवचनों से कुछ लेना देना नहीं था। एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए। परदेशी खींच कर संतुलन खोते गरियाते। प्रताप ठाकुर से
जितेंद्र की दांत काटी यारी थी, नए जुमलों की यारी। बेमेल यारी के अपने समीकरण और सरोकार होते हैं, सो यहाँ भी थे। दोनों ने साथ साथ बेमन पढ़ाई की थी। प्रताप सिंह को मालूम था कि उन्हें बाबूजी की साहूकारी संभालनी है। जहां अक्ल से ज्यादा हेकड़ी का काम था, पर जितेंद्र के बाप के पास खेत, कुदाल, घारी बारी के अलावा था क्या। इसलिए परदेशी चाहते थे कि बेटा मन लगाकर पढ़े, परंतु दोस्ती ने सिनेमा, ऑर्केस्ट्रा और धार्मिक जुलूसों में उलझाकर किताब कॉपी से नाता छुड़ा दिया था। फिर भी इंटर पास करना कठिन न रहा। कॉपी पर नाम और अनुक्रमांक लिखना ही पर्याप्त था। अंदर के पन्नों पर कुछ भी लिख देना, शेरो शायरी भी चलेगी, सुझाया था चंद्रिका मास्टर ने। वाह मास्टर साहब, जितेंद्र को जैसे विश्वास न हुआ हो। कॉपी जांचते समय पढ़ने की फुर्सत किसे, ज्यादा से ज्यादा कॉपी निपटाने की कोशिश होती है। चंद्रिका मास्टर ने अनुभव के आधार पर बताया था, ज्यादा कॉपी जांचने पर ज्यादा पैसा मिलता है। सरकार का यह भी आदेश है कि कोई फेल नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर चंद्रिका मास्टर ने आश्वस्त कर दिया था। इसी तरह जितेंद्र और प्रताप ठाकुर ने बीए भी पास कर लिया। स्मार्टफोन के जमाने में गांव वालों को इससे अधिक पढ़ाई की जरूरत न थी। जितेंद्र की शादी में थोड़ी दिक्कत जरूर थी दहेज में बाइक को लेकर, मगर उसका समाधान भी प्रताप सिंह के पास था। एक दिन खेत में काम करने गई लड़कियों को छेड़ने निकले प्रताप सिंह ने मौका देखा। मेड़ पर बैठाकर जितेंद्र को समझाया, अपने बाबूजी से कहो कि शादी वादी का चक्कर छोड़ें। दुबई रिटर्न वालों को 60-70 हजार की बाइक मिल जाती, बिना खेत बारी देखे। एक बार खाड़ी देश में काम मिल जाए, देखना किस्मत बदल जाएगी। मगर जाने की व्यवस्था, जितेंद्र ने जरूरी सवाल पूछा था। प्रताप ठाकुर की ओर ताकती आंखें कुछ पल के लिए तिरछी हुई थी। जहां चाह वहां राह। प्रताप सिंह ने एक आंख दबा दी थी। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट लौट आई थी। फिर भी कुल कितना लगेगा। एक बारगी जितेंद्र को लगा, पैसा मनुष्य से बड़ा तो होता ही है। यही कोई 1 लाख। पासपोर्ट बनवाने का 10,000 अलग से। पासपोर्ट ऑफिस के दलाल ये काम करा देंगे। रहा दुबई जाने का, तो उसका जिम्मा मुंबई के एजेंटों का है। लाख का नाम सुन जितेंद्र का गला खिचखिचा गया था। कहां से आएंगे इतने पैसे। एक बार फिर मन में मुरझाते धान और गन्ने की पत्तियों की चुभन महसूस हुई, जैसे कमजोर फसलों के रूखे सिरों से सटकर चेहरे को छूती हवा तप रही। जितेंद्र के माथे पर पसीने की बूंदों ने दस्तक दी। प्रताप ठाकुर शांत थे। उन पर सूखे और बाढ़ का असर नहीं होता। उनके पास जितेंद्र को भेजने की पूरी योजना थी। योजना तैयार करने में स्वर्ण सिंह की नीति शामिल थी। ऐसी योजनाओं में जुमलों के साथ साथ जमीन से सतरंगी आसमान दिखाने की कला होती है। ठाकुर प्रताप सिंह मुंबई के एजेंटों के पास जितने लड़कों को भेजते थे, प्रति केस 10,000 कमा लेते थे, कभी कभी ज्यादा भी। एजेंटों को उन्हीं जैसे गांव देहात के दबंगों की जरूरत थी। बाकी कमाई और काम दिलाने का बवाल मुंबई वालों का। उनका कोई रिस्क नहीं। वो पहले ही समझा देते, भाई तुम मुंबई वाले एजेंट से हर बात साफ साफ समझ लेना। अगर वह काम न दिला पाए तो पैसे वापसी की गारंटी देख लेना। मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, पर गारंटी नहीं लूंगा। जितेंद्र के दिमाग में लाख से ऊपर का खर्च नाचने लगा। वह बाबूजी का मिजाज जानता था, सुनते ही बरसेंगे। घर में नहीं दाने, बीवी चली भुनाने। पुराने ख्याल के आदमी हैं, उन्हें समझाना मुश्किल है, सोचता रहा जितेंद्र। मन में दुबई जाने की चाह पूरे उफान पर थी। उसने अड़ियल रुख अपना लिया। जिन खेतों से उपजे अन्न को बेच वह मोबाइल और इंटरनेट का मजा ले रहा था, उनकी ओर कभी झांकने नहीं जाता। अपने आप से खींचता और कहता, मुझे नहीं जाना धूल माटी में। जब स्मार्टफोन का जमाना नहीं आया था और जितेंद्र छोटा था, तब खेतों की जुताई ट्रैक्टर से नहीं, 2 बैलों की जोड़ी से होती थी। वह माई बाबूजी से चिपका रहता था। खेत बारी हर कहीं साथ न छोड़ता। परदेशी हल जोतते तो वह बैलों के गले में खनकते घुंघरुओं की टनटनाहट सुनने पीछे पीछे भागता। परदेशी एक हाथ में परिहत थामते, दूसरे में पैना,
और बैलों को साजते हुए बेटे को बरसते, दूर बाबू दूर, बैल लात मार देंगे, मेड़ पर बैठो। जितेंद्र अपने नन्हे पांवों से खेत में दौड़ता, लौटता और घास बीनता। जब पांव बड़े हो गए तो हल चलाना, घास चिखुरना, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटनी, पिटनी, ओसवनी जैसे काम अनपढ़ों के लगने लगे थे। वह तो पढ़ा लिखा है, बीए है। सुबह नहा धोकर पैंट शर्ट पहन माँ बाबूजी से लड़ झगड़ कर 20-30 रुपए लेकर यार दोस्तों के साथ बाजार में मटर गश्ती करने निकल जाता। कोई फंस जाए तो अंग्रेजी शराब का जुगाड़ हो जाता। नरेगा मजदूरों के खातों से पैसा निकलवाने और प्रधान के हाथ में ले जाकर रख देने का काम भी जितेंद्र जैसे युवकों के सहारे ही संभव था। कोई चूचा नहीं करता, इसलिए गांव के प्रधान उसे हर महीने 400-500 रुपए पकड़ा देते। परदेशी अपने मन की बात बताते, ये लफंगों की नई जमात है, काम न धाम, बढ़िया भोजन, फैशन और शान। मगर जितेंद्र के एफएम पर कुछ अलग तरीके से मन की बात सुनाई देती। वह अपने बाबूजी से मन की बात का मजाक उड़ाता, कहता, बाबूजी की बातें जुमला हैं और मेरी सोच आज की जरूरत। ये भदेश लोग हैं, पीटे अपना ढोल मंजीरा। सचमुच देश में भदेशों की एक अलग संस्कृति है। वहाँ भूख और अभावों के बीच सारे संबंध छीना झपटी मारपीट के बीच निभाए जाते हैं, कुकुरहट की तरह भाव भाव कूं कूं काए काए करते हुए। परदेशी के मन की बात का यही सार है। जितेंद्र सुघड़ बनना चाहता है। सुघड़ बनने के लिए खेत बाड़ी के गंधाने से दूर रहना होगा। पंख में पांव धसाने से पांव सा जीवन होता है। दुबई से चमकती दुनिया पाने के लिए एड़ी को जमीन से उठकर चलना होता है। नए बीज, खाद, कीटनाशक और बाजार नीति ने गांव के परदेशी जैसों को न खेत का न कारखाने का रहने दिया था। मसलन पहले जब परदेशी का गन्ना चीनी मिल पर जाता तो 2-3 महीने में उसका पैसा हाथ पर आ जाता। नकदी आती तो खाद पानी का जुगाड़ हो जाता, कपड़े लत्ते बन जाते। सरकारी मिल थे तो हर गांव के एकाध लोगों को काम मिला हुआ था। देशी हुक्मरानों ने सरकारी चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेच दिया और निजी मिल मालिकों के लिए लाल कालीन बिछा दी। अब उन्हीं निजी चीनी मिलों के मालिकों ने गन्ना मूल्य भुगतान न करने के 100 बहाने ढूंढ लिए थे। पर साल के गन्ने का दाम अभी नहीं मिला था परदेशी को। परदेशी ने जितेंद्र को बहुत समझाया, मनाया, कहा, पढ़ाई पार नहीं लगती तो खेती बाड़ी संभालो। जिंदगी की गाड़ी खींच खांच कर चल जाएगी, दूसरे का मुंह न देखना पड़ेगा। पर नहीं, जितेंद्र को हर हाल में दुबई जाना है। विदेशी रुपए की तासीर ही कुछ और है। उसे बढ़िया स्मार्टफोन लाना है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के साथ दुनिया मुट्ठी में करनी है। परदेशी का देशी ज्ञान बेढंगा है। क्रोध में उनका स्वर बेसुरा हो जाता है। कहते हैं, पूत मांगे गईनी, भतार गंवा के आईनी। ससुर न खेती करेंगे और न चाकरी मिलेगी। कहीं चोर उचक्कों के संग फंस गए तो बुढ़ापे में दाग लगा जाएंगे। जितेंद्र को परदेशी की समझ घारी से बारी तक दिखती तो परदेशी को जितेंद्र की समझ नालायक औलाद की लगती। वह कहते, जो अपनी माटी को कपार पर न लगाएगा वह परदेश में घी मलिदा नहीं खाएगा। अब तो चाकरी में ही चाशनी है, जितेंद्र का जवाब होता। 3 दिनों से परदेशी को बुखार था। राजमती ने कई बार काढ़ा बना कर दिया। मुनिया ने कपार पर तेल मला, मगर जितेंद्र एक बार भी बाप का हाल पूछने नहीं गया। धान के खेत में घास निकालने गए थे परदेसी। धूप से माथा तपने लगा था। गर्मी के मारे तेज प्यास लगी और घर आते आते बिस्तर पर पड़ गए। बाजार नागा हो गया। बोने के खेत का बैंगन और फूल गोभी बेचने लायक हो गए थे। परदेशी ने राजमती से कहा, जितेंद्र की माई, बाबू से कहिए साइकिल पर सब्जी लाद कर पांचू कुंजड़ा की दुकान पर गिराएं। नहीं बेचेंगे तो बैंगन जुआ जाएगा, गोभी फूलभंगा हो जाएगा। ये भी कहिएगा कि पहले बाजार भाव पता कर लेंगे। 2-4 सब्जी बेचने वालों से पूछ लेंगे, नहीं तो अनाड़ी जानकर ठग लेगा पांचू। और हाँ, मौर्य बीज भंडार वाले से पूछ लेंगे कि गोभी का कैसा बीज दिए थे। 200 का 1 पैकेट दिए थे ना, हाइब्रिड बीज बताकर। कहे थे
2 किलो से कम एक गोभी का फूल निकले तो आकर बताना। बाबू बताएं कि 2 किलो को मारो गोली, आधे में तो एक को फूल नहीं लगा, बांझ हो गए पौधे। पौधे तो ऐसे बड़े थे कि लगता था खेत में घुसना दूभर हो जाएगा। कि दुनिया भर का बवाल हमसे ना होगा। बैंगन गोभी तो गांव के दीपचंद ही खरीद लेंगे, बाजार ले जाने की क्या जरूरत। माई को झिड़क दिया था जितेंद्र ने। बुर्बक कहीं का, दीपचंद कम दाम देंगे, बाजार में ज्यादा मिलेगा। बाजार भाव बाजार देखकर पता चलता है। मूर्ख, हमारी बात समझे तब ना। कोई बात कहो तो फट से इनकार। अरे हम अनपढ़ थे, मगर माँ बाबूजी की बात काटते नहीं थे। एक यह नालायक है, बात निकली नहीं कि जवाब हाजिर। घर में दाल नहीं है, बाजार जाएंगे तो दाल भी खरीद लेंगे। परदेसी का बेसुरा राग चालू था। जितेंद्र को बाप का बड़बड़ाना पसंद नहीं। वह प्रताप ठाकुर की हवेली की ओर खिसक गया। परदेसी ठकुआए बिस्तर पर पड़े रह गए। आप फिक्र न करिए, हम माई बेटी बाजार चली जाएंगी, बोली थी राजमती। अब यही दिन देखना बाकी था क्या? जाने दो, दीपचंद को ही खेत में बुला लो। परदेसी का चेहरा मलिन हो गया था, मन में कड़वाहट उतर आई थी। रात में फिर दुबई का जिन प्रकट हो गया। माई बाबूजी को समझाती का है ना, एक बार दुबई में काम मिल गया तो खेती किसानी से जिंदगी भर का छुटकारा समझो। शहर में मकान बनवा लेंगे। प्रताप बाबू कह रहे थे कि यहाँ के हिसाब से 30,000 से कम तनख्वाह नहीं, मगर 1 लाख आसमान से टपकेगा। इस बार राजमती का स्वर भी उचट गया। वह मर्द की हालत देख गुस्से में फनफनाने लगी। प्रताप ठाकुर मदद कर रहे हैं। जितेंद्र ने आवाज धीमी कर माँ को समझाने की कोशिश की। ठाकुर लोग मुफ्त में मदद नहीं करते, समझे? 60 साल से इन्हें देख रहा हूँ। परदेसी के कानों में राजमती और जितेंद्र की आवाज पहुंच गई थी। माँ बेटे की बातों पर उनके कान लगे थे। जितेंद्र की बात सुन बिगड़ गए थे परदेसी। यही कहे होंगे ना कि उनके मकान के सामने जो अपना गोयने वाला 10 कट्ठा खेत है उन्हें बेच दूं। बेचने को नहीं कह रहे हैं तो रहन रखने के लिए कहे होंगे। 10 साल से फंसाने में लगे हैं स्वर्ण सिंह। अपने द्वार के सामने मेरी जमीन देखना नहीं चाहते। वहां उन्हें राइस मिल बैठानी है, कंबाइन, ट्रैक्टर और ट्रक खड़े करने हैं। जितेंद्र कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बाबूजी बिन बताए कैसे जान लिए? किसने बताया होगा? प्रताप ठाकुर ने तो केवल हम ही से कहा था। रही बात फंसाने की, तो फांसेंगे कैसे? 3 साल का समय दे ही रहे हैं। रहन में लिखा जाएगा कि अगर 3 साल में 1 लाख नहीं लौटाया तब खेत रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। वह फिर समझाने लगा, बाबूजी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और 2 साल के अंदर खेत छुड़ा लूंगा। रेहन अवध में भी जोतेंगे, बोएंगे आप ही। न लौटाया तो? परदेसी ने आशंकित मन सवाल किया। काहे न लौटाएंगे? दुबई जाने के बाद पहला काम यही करूंगा। आप क्या समझते हैं, वहां जाकर आवारागर्दी करूंगा? परदेसी और जितेंद्र में कई दिनों तक तकरार जारी रही। परदेसी ने बहुत समझाया, बाबू, कोयने के खेत से ही घर चलता है। गन्ने के भुगतान की कोई गारंटी नहीं। सब्जी उगाने बेचने से कम नून, तेल, कपड़ा लत्ता, खाद बीज तो खरीद लिया जाता है। वहां से निकल जाएगा तो हम टूअर हो जाएंगे। वह बोलते बोलते हताश हो गए थे। जितेंद्र पर परदेसी की बातों का असर नहीं हुआ। 2-3 महीने में रुपयों की व्यवस्था न हुई तो आप मेरी लाश देखेंगे। जितेंद्र ने अंतिम पासा भी फेंक दिया था। आखिर परदेसी को झुकना ही पड़ा। जितेंद्र की माई ने हस्तक्षेप किया, लिख दीजिए रहन, बाकी जमीन बेचकर बेटी की शादी कर दीजिएगा। हम दोनों परानी भीख मांग कर या वृद्धा पेंशन पर अपन जिंदगी गुजार लेंगे। जब बाबू का मन करेगा तो तब कफन देने आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई न कोई क्रियाकर्म कर ही देगा। अंततः गोयड़े के खेत को परदेसी ने स्वर्ण सिंह के नाम रेहन लिख दिया। उधर स्वर्ण सिंह ने परदेसी के हाथ में 1 लाख रुपए रखते हुए जिम्मेदारी काल की बेदखली वाली मुस्कान बिखेरी थी। दोस्त के लिए प्रताप सिंह ने दुबई भेजने की गारंटी नहीं ली। पहले तो काम दिलाने की गारंटी ले रहे थे, लेकिन रेहन के बाद पुराने ढर्रे पर आ गए। उनके बाबूजी ने कुछ हिदायत दी थी तो ये प्रताप ठाकुर ने जितेंद्र को समझाया था, देखो दोस्त, मुंबई में हसन गल्फ वर्कर्स एजेंसी से मैंने तुम्हारे लिए बात की है। वैसे तो वहाँ जिद्दा वर्कर्स वीजा एजेंसी भी बेहतर काम उपलब्ध करा रही है, लेकिन तुम दोनों में से जो ठीक लगे उसी से बात करना। मुझको अपना कमीशन नहीं चाहिए। दोस्त से क्या कमीशन? तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं तुम्हारे वास्ते एजेंट के पास चलूंगा।
जितेंद्र का पासपोर्ट बन गया और वह मुंबई के लिए प्रस्थान कर गया था। चलते समय बाबूजी ने कई बार रुपए संभाल कर रखने की हिदायत दी थी। मुंबई के जिस एजेंट के पास जितेंद्र गया, उसने उसे 1 महीना रोक के रखा। दुबई की नौकरी के लिए बाकायदा थाने के एक बाहरी इलाके में इंटरव्यू हुआ। हफ्ते भर बाद सुबह 11 बजे उसे एक रेस्तरां में बुलाया गया। वहां उसे 2 लोग मिले। दोनों ने अपने को इंटरव्यू लेने वाले एजेंसी का एजेंट बताया। आकर्षक वेतन आदि के बारे में बताते हुए बधाई दी, खाना खिलाया। फिर कार में बैठाकर 1 लाख रुपए लिए और दुबई की नौकरी के संबंध में अंग्रेजी में लिखा नियुक्ति पत्र थमाया। कहा, शाम 7 बजे दुबई की फ्लाइट है, तुम यही इंतजार करो। वीजा हवाई टिकट लेकर हम दोपहर बाद 3 बजे इसी रेस्तरां मिलेंगे और तुम्हें हवाई अड्डे ले चलेंगे। जितेंद्र की खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे पहले उसने प्रताप ठाकुर को फोन कर एहसान माना। इस शुभ समाचार को माई बाबूजी को बताने को कहा। उसके बाद उसने कुछ अन्य दोस्तों को भी फोन किया और एजेंसी वालों के इंतजार में बैठ गया। 3 बजे, फिर 4, मगर कोई आया नहीं। जितेंद्र की धड़कनें थोड़ी तेज हुई तो उसने एजेंट का मोबाइल नंबर मिलाया, जो मोबाइल नंबर पिछले कई दिनों से आराम से मिल रहे थे, अब स्विच ऑफ थे। पता नहीं क्यों दिल कांपने लगा। 5 और फिर शाम 6 बजते बजते वह थरथरा कर सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। आने जाने वालों ने कई बार किनारे बैठने को कहा, मगर उसके कान बहरे हो चुके थे। अब तो हवाई अड्डा पहुंचना संभव ही नहीं। कहीं फ्लाइट का समय बदल तो नहीं गया, कहीं जाने की तिथि तो नहीं बदल गई। आखिर किससे संपर्क करे वह? उसके चेहरे का रंग बदलने लगा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, होंठ सूख गए थे। एजेंटों के मोबाइल नंबर अभी बंद थे। भाग कर वह इंटरव्यू वाली जगह पर गया, मगर उस दुकान में दफ्तर में तो ताला लगा था। जितेंद्र बेतहाशा सड़क पर भागने लगा था। उसके बाद क्या हुआ किसी को जानकारी नहीं। जितेंद्र का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगा था। माई ने प्रताप ठाकुर से कई बार जानना चाहा, मगर वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी विपत्ति ठीक उस दिन आई जिस दिन सरकारी किसान चैनल की शुरुआत हुई थी। बेटा दुबई गया या नहीं, प्रताप बाबू बता नहीं रहे थे। यह देख परदेशी पदस्ते जा रहे थे। न प्रताप ठाकुर मन की बात बता रहे थे, न परदेशी के मन की बात समझना चाहते थे। हो सकता है बेटा दुबई चला गया हो और अभी वहां मोबाइल नंबर न मिला हो। परदेश का कानून कोई क्या जाने। बेचैन मन को दिलासा देते परदेशी। 2 माह तक जितेंद्र की कोई खबर न मिली तो परदेशी के साथ पूरे परिवार ने अन्न जल त्याग दिया था। पति पत्नी हर शाम प्रताप बाबू के दरवाजे पर हाथ जोड़े बैठे रहते, कहते, ठाकुर साहब मेरे बेटे का पता लगाइए। प्रताप ठाकुर उनकी ओर ताकते तक नहीं, मुंह फेर कर जवाब देते, जहां तुम हो वहीं मैं हूँ। क्या बताऊं कि कहाँ है जितेंद्र? बदमाश तो था ही, नौकरी के घमंड में मैं भूल गया होगा। गेहूं की कटाई की जिस दिन शुरुआत थी, उसी दिन हाथ में हंसिया लिए कटे पेड़ की तरह खेत में पसर गए थे परदेशी। गांव वाले जब तक अस्पताल पहुंचाते, वह हार्ट अटैक से चल बसे राजमती विधवा हो गई। बाबू हो कहाँ बढ़ तो हार बाबूजी, दहाड़ मार कर गिर पड़ी थी राजमती। मुनिया के साथ साथ गोयने के खेत को टूअर होता देख उसके स्वर अकबका रहे थे। टूअर होते वक्त में स्वर्ण सिंह ने अपने मन की बात यूं जाहिर की थी, मैं तो चाहता था परदेशी के अच्छे दिन आएं, पर प्रभु की इच्छा। खैर, जब तक मैं जिंदा हूँ राजमती और उसकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। 3 साल बाद सूप फटकारने, चावल की खुद्दी और भूसी को बोरों में भरने का काम मिल गया था। दोस्तों, ये रही कहानी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और किसानों की जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उस पर बातचीत करें। शुक्रिया।